हम लोग रिकॉर्डिंग मोड पे। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं एनटीए नेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जिसका नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये सिलेबस में भी दर्ज नहीं है, और सिलेबस में दर्ज न होने के बावजूद हर साल तकरीबन 2018, 2019 और 2020 में कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है संज्ञानात्मक विकास। इसमें दो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में दो लोग सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो आप पियाजे का नाम देख रहे हैं, पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एक सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया। दूसरा सिद्धांत वाइगोट्स्की ने प्रस्तुत किया, जो कॉग्निटिव का ही पार्ट है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, ये समझना होगा कि जब दोनों कॉग्निशन की बातें करते हैं तो एक ही जैसे सिद्धांतों से संबंधित हो, दोनों में आखिर फर्क क्या है। तो अब हम बात करते हैं कि पियाजे और वाइगोट्स्की दोनों कंस्ट्रक्टिविज्म से जुड़े हुए हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी संरचनावाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना। अगर हम संरचनावाद की बात कर रहे हैं तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कि संरचनावाद में एक व्यक्ति कॉग्निशन की बात करता है माइंड से संबंधित, मतलब मेंटल कॉग्निशन। पियाजे जो है ये कॉग्निटिव थ्योरी से संबंधित है, यानी कॉग्निशन की बात करते हैं, लेकिन किस कॉग्निशन की? मेंटल कॉग्निशन। इसीलिए पियाजे की थ्योरी को कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म के नाम से जाना जाता है। यानी पियाजे ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसको हम कह सकते हैं कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म यानी संज्ञानात्मक संरचनावाद, इसको पियाजे ने प्रस्तुत किया। ये याद रखने की बात है, पियाजे ने प्रस्तुत किया। तो कॉग्निटिव की बात तो दो लोग करते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म में भी ये दोनों शामिल हैं। पियाजे अगर कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं तो वाइगोट्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं। दोनों के सिद्धांत एक दूसरे से काफी मिले जुले हैं। तो अगर हम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें तो ये प्रस्तुत किया था वाइगोट्स्की ने। और जब हमें क्वेश्चन पूछा जाता है नेट में तो बिल्कुल बेसिक से रिलेटेड पूछा जाता है। बेसिक मतलब उसके नाम से संबंधित, क्योंकि पेपर 1 में साइकोलॉजी पढ़ने का हमारा हिस्सा नहीं है। हमें साइकोलॉजी को नहीं पढ़ना है, बल्कि क्या पढ़ना है? टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ना है। और टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ पार्ट साइकोलॉजी से संबंधित होते हैं। इसलिए आपको नेट के पेपर 1 में हमेशा पियाजे और वाइगोट्स्की के सिद्धांत से संबंधित एक सवाल जरूर आते हैं। जैसे बेसिक नाम पूछ देता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डैश डैश डैश। ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, इसमें वर्ड भरेंगे हम डेवलपमेंट, और ये सिद्धांत वाइगोट्स्की का है। स्कैफोल्डिंग, जेडपीडी वाइगोट्स्की के सिद्धांत में आता है, लेकिन सिलेबस में कहीं दिया ही नहीं है कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है। और जो लोग एजुकेशन विषय से संबंधित नहीं होते, वो लोग इस तरह के साइकोलॉजी के सवालों को बनाने में थोड़ी सी परेशानी का अनुभव करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कॉग्निटिव की, और कॉग्निटिव में हम दोनों तथ्यों पर पूरा ध्यान लगाए हुए हैं। एक तो हो गया हमारा कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, और एक हो गया सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ये दोनों कंस्ट्रक्टिविज्म के नाम से 2 बार सवाल आ चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम में, कि कंस्ट्रक्टिविज्म को किसने प्रस्तुत किया। तो कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में जो सबसे पहले व्यक्ति ने बताया वो पियाजे ही थे, अलग से कोई व्यक्ति नहीं था। कंस्ट्रक्टिविज्म शब्द की चर्चा सबसे पहले पियाजे ने ही किया, और उन्होंने ही इसके बारे में दुनिया को बताई। कंस्ट्रक्टिव का अर्थ ही होता है कंस्ट्रक्ट योर नॉलेज बाय योरसेल्फ। जो व्यक्ति अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है तो कहा जाता है कि वो कंस्ट्रक्टिविज्म यानी संरचना को फॉलो कर रहा है। समझने में कोई दिक्कत? कंस्ट्रक्टिविज्म के अर्थ को लिख लेंगे एक अलग से, कंस्ट्रक्ट दियर नॉलेज बाय सेल्फ।
कंस्ट्रक्ट द नॉलेज बाय सेल्फ, ज्ञान का स्वयं निर्माण, यही होता है संरचनावाद का विशेष अर्थ। और मुझे लगता है कि इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं पेपर 1 में कि लर्निंग में बच्चों के साथ कंस्ट्रक्टिविज्म को आज की डेट में सबसे ज्यादा फॉलो किया जा रहा है, बच्चों के बीच कंस्ट्रक्टिविज्म को प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन के ऑप्शन से, हाँ डायरेक्ट कंस्ट्रक्टिविज्म ही क्या है वो पूछ दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कंस्ट्रक्टिविज्म का अर्थ, कंस्ट्रक्ट द नॉलेज बाय योरसेल्फ, अपने ज्ञान का निर्माण अपनी समझ से स्वयं करो, किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। यानी दूसरे मायने में इसे समझने की कोशिश करें तो हो सकता है इसका अन्य अर्थ इस प्रकार प्रकट हो सकता है कि करके सीखो, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, स्वयं करो, स्वयं सीखो और जानो चीजों को। यानी अपने ज्ञान का, अपने दायरे का निर्माण स्वयं करना है, उसके लिए किसी पे डिपेंडेड नहीं रहना है, यही कंस्ट्रक्टिविज्म कहलाती है। और इसको सबसे ज्यादा आज के डेट में प्रोत्साहित किया जा रहा है क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का जमाना है। हम स्टूडेंट को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उन्हें क्या करना है, किसी चीज के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते कि तुम्हें ऐसा करना ही है। अगर फोर्स किए तो जेल जाएंगे। स्टूडेंट कंप्लेन किया, इडियट तक नहीं बोल सकते, कारण क्योंकि सरकार ने ऐसी पॉलिसी बना रखी है, ऐसे नियम कानून बना दिए हैं कि बच्चों को किसी भी सूरत में निगेटिव शब्दों के साथ संबोधित नहीं करना है। और जब हम नहीं करेंगे तो बच्चे क्या हो जाते हैं, अपने आप को शेर और बाघ समझने लगते हैं, दूसरों को डराते हैं कि कोई कुछ बोल नहीं सकता, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इससे जाहिर होने लगता है। तो आइए हम आगे समझते हैं इसमें कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ये दोनों दो अलग अलग लोगों ने प्रस्तुत किया। पहले नाम पियाजे का आता है, तब वाइगोट्स्की का। पियाजे का संबंध हमेशा कॉग्निशन से है, दिमाग से। कॉग्निशन यानी माइंड हमारा, तो कॉग्निशन का संबंध दिमाग से ही होता है। आपको ब्लूम टेक्सोनोमी में बताया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके 6 पार्ट, तो वो सारे के सारे कॉग्निशन माइंड से संबंधित होते हैं, हेड से। और इसी कॉग्निशन की बात पियाजे से शुरू होता है यहाँ। और जब सोसाइटी से सीखने की बात आती है, वहां भी कंस्ट्रक्ट करो, अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करो, खुद समझो और सीखो, तो भी ये कंस्ट्रक्टिविज्म की ही देन है और इसे वाइगोट्स्की के अनुसार समझा जाता है। हाँ, रेडीनेस टू लर्न वगैरह है, ये सब थॉर्नडाइक के सिद्धांतों में से है। हाँ, प्राइमरी लॉ, सेकेंडरी लॉ, ये सब पढ़ा जाता है, अभी हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। आज सिर्फ साइकोलॉजी से रिलेटेड क्या क्या आ सकते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ बेसिक मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो यहां आप देख रहे हैं पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसी की चर्चा करते हैं। पहले पियाजे ने डेवलपमेंट के 4 स्टेज बताए, यानी बच्चे का विकास होता है, विकास के कितने स्तर बताएं? 4। इसको लिख सकते हैं 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के 4 स्तर बताए। स्तर यानी उसके लेवल्स। उसमें सबसे पहले आता है नंबर 1 पे, नहीं, सेंसरी मोटर होता है। सबसे पहले आता है इसमें सेंसरी मोटर स्टेज। ये 0 से 2 वर्ष के बीच के बच्चों का होता है। इसमें कुछ छोटे मोटे मैं आपको एग्जांपल भी बताते चलूंगा, आपके काम आ सकता है। सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदी गामक अवस्था, हिंदी में कहा जाता है इसको संवेदी गामक अवस्था। ये चीजें सीटेट में भी पूछी जाती है, सेंट्रल टीईटी एग्जाम में या किसी भी अदर स्टेट के टीईटी वगैरह के क्वेश्चन हो, इससे संबंधित प्रश्न हमेशा होते हैं। सेंसरी से जाहिर है कि सब कुछ हमारे सेंस पे डिपेंड करता है। सेंस माने कौन कौन? आंख, कान, नाक, मुंह, ये सब होता है ना सेंसेस। 5 सेंसेस होते हैं, एक छठा भी होता है जो दिखाई नहीं देता किसी को। इंट्यूशन को 6 सेंस कहते हैं। इंट्यूशन
जैसे आदमी अनुभव करके किसी चीज का अंदाजा लगा ले और वो सही हो जाए तो कहते हैं ये कौन सा सेंस यूज किया, तो कहते हैं ये सिक्स्थ सेंस है। यानी कि भविष्य में कोई चीज होने वाली का अंदाजा लगाकर, कोई घटना होने वाली है उसका अंदाजा पहले से लगाकर, जो रिसोर्सेस हमारे पास है, जो सरकमटेंसेस है, उसके आधार पर हम कोई भविष्यवाणी कर सके, आगामी कोई चीज घटना होने के पहले हम ठान ले, समझ ले, तो इसे जाहिर होता है कि उस व्यक्ति में 5 सेंसेस के अलावा भी सेंस काम करते हैं, जिसको बुद्धि कहा जाता है। इंट्यूशन होता है, इंट्यूशन यानी जिस व्यक्ति में विवेक बहुत ज्यादा भरा हो, दिमाग बहुत ज्यादा तेज तर्रार हो, तो वो इंट्यूशन से अपनी समस्याओं का समाधान कर लेता है जो भविष्य में होने वाली हो। खैर छोड़ते हैं उसको। हम समझते हैं सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे 0 से 2 वर्ष में होते हैं, तो उनकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं होती है। आप चाहें तो विशेषताओं को नोट कर सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। विशेषताओं को लिखेंगे ऐसे। पहला है सक्स टेंडेंसी, चूषण प्रवृत्ति। इसकी विशेषता में सबसे इंपॉर्टेंट आती है सक्स टेंडेंसी। हिंदी में लिख लीजिएगा चूषण प्रवृत्ति। दूध की बोतल नहीं समझता, उसको कोई चीज समझने और टेस्ट करने का एक ही सेंस होता है, वो मुंह में डालना होता है। इसके अलावा वो कोई चीज स्वाद से ही समझ पाता है कि मेरे लिए सही है या गलत है, अच्छा बुरा है। इसकी पहचान कैसे करता है? स्वाद से। सीधे कोई भी चीज लेता है, मुंह में डाल लेता है। इसी को सक्स टेंडेंसी यानी कि चूषण प्रवृत्ति कहते हैं। किसी भी चीज को, उंगली को, अपने हाथ पैरों की उंगली को, सामान को दूसरे का हाथ पकड़ के मुंह में डाल लेना, तो ये चूषण प्रवृत्ति होती है, सक्स टेंडेंसी। ये बच्चों में 0 से 2 वर्ष में पाई जाती है। दूसरा, बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस पाया जाता है, यानी कि वस्तु अस्थायित्व पाया जाएगा। वस्तु अस्थायित्व कहने का क्या अर्थ है? किसी भी चीज का माइंड में अस्थाई इमेज बनाने लगता है, चीजों को समझने लगता है। अस्थाई इमेज बनाने से मतलब कि अगर बच्चा 2 वर्ष से पहले का हो, मतलब 2 साल अभी नहीं हुआ हो, हाँ 6 महीना से आगे हो और 1.5 साल से पीछे हो, तो उस दौरान कोई सामान ऐसा होता है जिसे देख के लग जाता है कि बच्चे के हाथ में टूट जाएगा, फूट जाएगा, जिससे अपना नुकसान हो जाए, तो वो सामान हाथ में ले लेते हैं, कहते हैं कौवा ले गया, है ना। बच्चे को बेवकूफ बनाने के लिए क्या बताते हैं? कौवा ले गया। और 1.5 साल में बच्चा मान भी लेता है कि ऊपर देखने लगता है, अच्छा कौवा ले गया, और रोने लगता है थोड़ी देर के लिए, हठी हो जाता है, लेकिन फिर ठीक हो जाता है। उसे ये समझ में आता है कि सच में मेरा ये वाला सामान, या खिलौना, या चीज कौवा लेके चला गया। लेकिन जब वो 2 साल का हो जाता है, ध्यान रखिएगा 2 साल का गुण इंपॉर्टेंट है। जैसे ही वो 2 साल के करीब पहुंचता है या 2 साल का हो जाता है, तब आप उससे ये खिलौने और इस तरह की एक्टिविटी करके भ्रमित नहीं कर सकते। जब आप कहिएगा उसे सामान लेके कौवा ले गया, तो एक बार ऊपर देख लेगा, फिर नीचे देखना शुरू करेगा, इधर ही है कहीं, खोजने लगता है। कारण, क्योंकि चीजों की अस्थाई इमेज, ऑब्जेक्ट परमानेंस को समझने लगता है, अस्थाई इमेज दिमाग में बनने लगती है, अपने सामान की पहचान आने लगती है। तो ये बच्चों में गुण पाए जाते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आता है? 2 वर्ष तक आते आते। ऐसा नहीं कि 0 अभी पैदा हुआ कहिएगा ऑब्जेक्ट परमानेंस है उसमें। ये गुणों का विकास धीरे धीरे उसमें होता है। तो 2 वर्ष तक आते आते उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास होता है। और क्या हो सकता है? और कुछ बता सकते हैं? अभी 2 साल में ये सब क्या करेगा? 2 साल में ट्रायल एंड एरर की अभी क्या जरूरत? 2 साल में तो सब कुछ उसको फ्री छोड़ा जाता है। ये मोरालिटी से संबंधित है। गुड बॉय नाइस गर्ल वाली चीजें मोरालिटी, कोलबर्ग, यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है, कोलबर्ग के सिद्धांत में आता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस के बाद एक और चीज आती है कि वो बचपन में 0 के बाद और 2 वर्ष से छोटा होता है, तो लाइट वाली चीजों की ओर आकर्षित होता है, साउंड से, लाइट से बहुत ज्यादा आकर्षित होता है। तो ये सभी बच्चों में गुण होता है। लालटेन जला के कहीं रखा हो तो जाता है, सोचता है उसे पकड़ ले या छू ले, कहीं आग जल रहा हो तो उसे छू लेना चाहता है। इसका मतलब लाइट हो या अन्य कोई चीज हो जो उसे आकर्षित कर सकती है, साउंड वगैरह आकर्षित कर सकती है, ये चीजें उसमें पाया जाता है। तो बहुत बेसिक चीजें हैं।
जन्म के तुरंत बाद तो लाइट बर्दाश्त कहाँ से हो पाएगी, गर्भ में अंधेरा था वहां से ये आगे बढ़ा है। तो इस तरह की चीजें सेंसरी मोटर स्टेज में हो पाता है, यानी हर चीज को अपने सेंसेस के हिसाब से गेन करता है। और उसका सेंस काम यही करता है कि उठा के मुंह में डाल लो, खराब है तो थूकेगा फेंकेगा, और अच्छा लगा तो उसको चूसते रहता है। तो या तो अच्छा या बुरा, उसके लिए अभी कंसेप्ट में दो ही चीजें जनरेट हो पाती है 0 से 2 वर्ष में। दूसरा आते हैं दूसरे सेक्शन में, प्री ऑपरेशनल स्टेज की ओर आते हैं। सेकेंड पॉइंट, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से 7 वर्ष का होता है। दो से 7 वर्ष का होता है। ये क्रम पूछता है, ये ध्यान रखना है किस उम्र में बच्चा किस एक्टिविटी को ध्यान में देता है। ये पेपर 1 में आ जाता है कि कौन इसमें पहले आएगा कौन बाद में आएगा, क्रम के अनुसार है। पहला आपने देखा 0 से 2 वर्ष है, दूसरा 2 से 7 वर्ष है। इसके क्या क्या विशेषताएं हो सकती है? डेवलपमेंट अलग चीज है, वो अभी लैंग्वेज की बात ही नहीं कर रहे हैं। उसकी इरिवर्स एबिलिटी होती है। बच्चों में क्लासिफिकेशन करने की योग्यता डेवलप होती है, बच्चों में सीरिएशन करने की योग्यता डेवलप होती है, मतलब चीजों को सीरीज में करने का और चीजों को क्लासिफाई करने की योग्यता डेवलप होती है, इसी उम्र में होती है। इरिवर्सिबिलिटी को हिंदी में अपलटावी बोलते हैं, यानी जो पलटने की क्षमता न रखता हो, अपलटावी होता हो। एग्जाम्पल से समझा पाएंगे आपको। नेक्स्ट है, इसमें ट्रांजिटिविटी डेवलप होता है। ट्रांजिटिविटी ये सब अत्यंत महत्वपूर्ण गुणों में से हैं कि इस उम्र में बच्चों में ये सब चीजें पाई जाएगी, लेकिन आप वर्ड देख के समझ नहीं पाइएगा जब तक उसको एग्जाम्पल से रिलेट नहीं किया जाएगा। आज तो सीटेट के क्लास जैसा लग रहा है ना, साइकोलॉजी पढ़ के। मजबूरी है, नेट में क्वेश्चन आ रहे हैं तो उतना तो पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा भी एक गुण है जिसके विकसित होने की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। जैसे इस उम्र में बच्चों में ईगो सेंट्रिसिज्म डेवलप हो जाता है, अहम केंद्रिता, ईगो सेंट्रिसिज्म बच्चों में डेवलप होता है। साइकोलॉजी के वर्ड परेशान कर रहा होगा, मैं समझा दूंगा एक एक वर्ड, एक एक एग्जाम्पल के साथ देके। नोट हो गया? आगे बढ़े ना, समझते हैं इरिवर्सिबिलिटी क्या है। अपलटावी गुण इसको कहा जाता है, और ये बच्चों में 2 से 7 वर्ष में होता है। इसका सीधा सा एग्जाम्पल इस रूप में देख सकते हैं कि 3-4 साल का बच्चा कई बार देखने को मिलता है कि अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लिया, लेकिन उसको खोलने नहीं आता है, उसी में खूब चिल्लाएगा, पीटेगा दरवाजा, रोएगा, चिल्लाएगा। ऐसी घटनाएं आपने कई बार सुना होगा। ये 2 से 7 वर्ष की उम्र के बच्चों में ही क्यों होता है? क्योंकि उसकी साइकोलॉजी ऐसी ही होती है कि वो जो एक्टिविटी ऐसे कर दिया वो दोबारा रिवर्स करने की क्षमता नहीं रखता। तो अगर रिवर्स नहीं हो पाएगा तो क्या हो पाएगा? वो इरिवर्सिबिलिटी है, बच्चों में रिवर्स करने की क्षमता नहीं होती। मेरे घर में ही 4 साल की एक छोटी सी बच्ची फंस गई थी, अपने रूम में अपने आप को लॉक कर ली। उसके बाद जो चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू की, कितना भी उसको समझाओ उसको समझ में नहीं आता था। 4 साल के बच्चे को क्या समझ में आएगा कि क्या करना है, दरवाजा कैसे खोला जाता है। अलग अलग कर दिया तो वापस उसको उस रूप में नहीं ला सकता, वो तो छोड़ के भाग जाएगा, हो गया काम। इसका मतलब कि एक एक्टिविटी जो कर दिया उसका रिवर्स करने उसको इस उम्र में नहीं आता। एग्जाम्पल, दरवाजा खोलना
अगर लॉक कर लिया अपने आप को तो दरवाजा खोलना बहुत मुश्किल है, खिड़की तोड़ के अंदर जाना पड़ता है और बेतहाशा चिल्लाएंगे, एकदम रोएंगे, उनको लग गया कहीं फंस गए अब हम। तो कई बार बच्चे मजाक में या खेलते खेलते अपने आप को कहीं लॉक कर लेते हैं और मुश्किल बढ़ा देते हैं। दरवाजा भी नहीं तोड़ सकते क्योंकि दरवाजे के पास ही खड़ा है, मारिएगा चोट वोट लग जाएगी और परेशान। तो दूसरा रास्ता होता है, हमारे पास यही रास्ता था कि जो खिड़की थी, खिड़की को मार के तोड़ा गया, उसके 2 रॉड को काटे गए, उसमें से 6-7 साल के बच्चे को एंट्री दी गई, वो जाकर दरवाजा खोला तब जाके हुआ। इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनमें रिवर्स करने की एबिलिटी नहीं होती। पहला गुण हुआ। दूसरा, क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन को मैं इस प्रकार समझा सकता हूं कि 5-6 साल का कोई बच्चा हो जो स्कूल जाता है, उसके बैग में बहुत से सामान है। आप बच्चे को एक थैला पकड़ा दीजिए और बोलिए इसमें जितने सामान है मुझे गिन के बताओ। बच्चा क्या करता है? वो कहेगा कि इसमें 2 कटर है, 3 रबर है, 2 पेंसिल है, 5 पेन है। सबको अलग अलग कैटेगरी करके बता रहा है क्योंकि सारे सामान एक जैसे। वो एक साथ कभी नहीं कहता कि टोटल सामान 14 है इसमें, जबकि सब के नाम के साथ उसको अलग बताता है। 2 पेन है, 3 पेंसिल है, ये ऐसा है, वो ऐसा है करके कैटेगराइज करके बताता है। यानी कि बच्चों में क्लासिफिकेशन करने की क्षमता कहां से आती है? क्लासिफिकेशन को कैटेगराइजेशन कहा जाता है। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज से शुरू होता है। एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं ना कि क्लासिफिकेशन क्या होता है? सीरिएशन यानी सीरीज में करना। बच्चे जब खेलते हैं तो बड़ी चीजें नीचे, उसके ऊपर छोटा छोटा छोटा, सबसे ऊपर सबसे छोटा, एक सीरीज में करके बनाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि छोटा नीचे रहेगा तो सब गिर जाएगा। ट्राई कई बार करते हैं, करते करते वो सीरीज बनाना सीखते हैं और वही क्रम बनाना सीरिएशन कहलाता है। जैसे वो बॉल मार के पटक के जो खेलते हैं ना, वो सीरीज ही तो बना के रखते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गुट्टी खेल, गोटी। एक बच्चे के हाथ में बॉल होता है, कोई गोटी सजाता है, कोई मारता है, जब तक बॉल उठा के लाओ उसको फिर से सेट कर देना है। हाँ, तो उसको सीढ़ी नुमा सजाया जाता है। यानी बच्चों में सीरिएशन करने की क्षमता, सीरीज बनाने की क्षमता डेवलप हो जाती है। किस उम्र में? प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष में। अगला देख रहे हैं ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी समझ में आ रही है? नहीं आ रही। इसको ऐसे समझते हैं, अगर बच्चे को 7 साल की उम्र के या इसके आसपास हम उसको समझाते हैं कि देखो ए बी के बराबर है, कोई एग्जाम्पल देकर, और बी जो है ये सी के बराबर है, तो इससे जाहिर है कि ए भी किसके बराबर होगा? तो ए किसके बराबर हुआ? तो बस इसमें यही है कि वो ट्रांजिटिविटी को समझाना चाहता है, रिलेशन को, कि ए अगर बी के बराबर है और जो बी है वो तीसरे सी के बराबर है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। बात समझ रहे हैं ना कि ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो इससे ये नतीजा निकलता है कि ए भी सी के बराबर होगा। यानी वो ट्रांजिटिविटी को समझने की योग्यता डेवलप करता है इस वक्त। कब? 2 से 7 वर्ष में। 2 से 7 वर्ष में जब आप उससे इस तरह के सवाल करते हैं ना, बच्चों से पूछते हैं कि बताओ 3 + 5 कितना होगा, तो जोड़ता है वो 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 होता है। 2 से 7 वर्ष की उम्र में जब आप बच्चों से गिनती पूछिएगा तो वो जोड़ के बताएंगे। फिर इसी चीज को वापस पूछते हैं, अच्छा बताओ 5 + 3 कितना होगा, तो फिर जोड़ेगा 5 के बाद 6, 7, 8, 3 जोड़ना है, फिर जोड़ के बताएगा 8 होता है। बच्चा 2 से 7 वर्ष का है और आप ऐसे सवाल पूछते हैं, बता देता है। जो 7 साल से ऊपर निकल गया हो उससे ये सवाल पूछिएगा कि 3 + 5 कितना? 8 होता है, बता के चुप हो गया। फिर पूछिए कि 5 + 3 कितना होता है, तो बताइए, एक ही चीज पूछ पूछ के पकाइएगा। मतलब समझ पा रहे हैं ना कि उनमें उस वक्त ट्रांजिटिविटी और रिवर्सिबिलिटी को समझने की योग्यता डेवलप हो चुकी है, तो उसको लगता है यही चीज क्यों पूछ रहे हैं फिर से। वो ये समझ रहा है कि 3 + 5 और 5 + 3 दोनों एक ही है। वो 7 वर्ष के बाद समझ में आता है, यहाँ वो सीख रहा होता है। तो यहाँ सिखाने में इन चीजों का ध्यान रखता है कि जब ए बी के बराबर हो और बी सी के बराबर हो तो ए भी सी के बराबर होगा। बात समझ में आई? और ये मुख्य गुण क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिविटी। अब यहां जो टर्म आप देख रहे हैं नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिसिज्म, अहम केंद्रिता बोलते हैं। बच्चे ज्यादातर अपने आप से बातचीत करते हैं,
सेल्फ टॉक, सेल्फ टॉक कर सकते हैं, या सेल्फ डायरेक्ट, अपने आप को डायरेक्ट करना किसी काम के लिए, या फिर अपने आप से बातचीत करना। ईगो सेंट्रिसिज्म की पहचान है जो बच्चे 2 वर्ष से 7 वर्ष के दौरान सबसे ज्यादा करते हैं। कैसे? अगर बच्चा फुटबॉल या गेंद भी खेल रहा होता है ना बैट से लेके, तो वो बोल बोल के खेलता है, ये गेंद आई और मैंने मारा, ये लो, फोड़, जा रही है, खेल भी रहा है, बोल भी रहा है, अपने आप से बातचीत करते रहता है। फुटबॉल खेलेगा तो पैर से मारते रहेगा, उसको बोलते रहेगा, ये लो मैंने जाकर दीवार से मारा, देखो गेंद आ रही है, फिर से आई, फिर मारता है। बोल बोल के सारी चीजों को, अपनी एक्टिविटी को जाहिर करता है, यानी अपने आप को उस काम के लिए निर्देशित कर रहा है। तो ईगो सेंट्रिसिज्म की पहचान 2 शब्दों से हो सकती है, या तो सेल्फ टॉक, अपने आप से बातचीत करना, और दूसरा है सेल्फ डायरेक्ट, अपने आप को निर्देशित करता है कि तुम्हें ये काम करना है, देखो गेंद वापस आ रही है, फिर मारना है उसको। अपने आप को निर्देशित भी कर रहा है कि वही काम तुम्हें दोबारा करना है, और वो भी अपने आप से बातचीत करके। तो ईगो सेंट्रिसिज्म को या तो हम स्वयं से बातचीत या फिर स्वनिर्देशित कह सकते हैं, और यही ईगो सेंट्रिसिज्म की पहचान है। कोई दिक्कत समझने में? तो अभी हम दूसरे स्टेज पे हैं। हाँ, तीसरे स्टेज की ओर आते हैं। प्री ऑपरेशनल के बाद क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड टर्म है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये होते हैं 7 से 11 वर्ष। सात से 11 वर्ष है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें मुख्य रूप से क्या गुण होता है? जो ठोस रूप से चीजें, वस्तुएं हमें दिखाई दे रही होती है, उस पर अपनी बात रख पाते हैं, और इसमें बच्चों में रिवर्स एबिलिटी डेवलप हो जाती है। रिवर्स एबिलिटी समझ रहे हैं ना? हाँ, साइकिल, इसमें रिवर्स एबिलिटी डेवलप हो जाती है, यानी चीजों को रिवर्स में समझने की योग्यता डेवलप हो जाती है। ट्रांजिटिविटी यहाँ परमानेंट जैसी हो जाती है। ट्रांजिटिविटी एग्जैक्टली समझ पाता है, वहां शुरू होता है और यहाँ डेवलप हो पाता है कि बच्चे में ट्रांजिटिविटी आ जाती है, यानी वो तुरंत बताने से पहले ही बोल देगा कि ए बी के बराबर है और बी सी के, इसका मतलब ए भी तो सी के बराबर होगा। वो आपको समझाने और बताने लगता है उस वक्त तक। तो रिवर्स एबिलिटी आ जाएगी, ट्रांजिटिविटी आ जाएगी, और क्या डेवलप होता है? लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होने लगता है यहां से। एज 7 से 11 वर्ष है, ध्यान रखिएगा। लॉजिकल थिंकिंग। इसके बाद कह सकते हैं डिडक्टिव थिंकिंग डेवलप होता है। बच्चों में डिडक्टिव थिंकिंग भी डेवलप होता है। और कंजर्वेशन डेवलप होता है। कंजर्वेशन यानी संरक्षण होता है, संरक्षण का विकास होता है। नहीं, कंजर्वेशन जमा करने को नहीं कहते हैं, ये कंजर्वेशन स्टडी से संबंधित है, समझने से। नहीं, तो वो करना को कंजर्वेशन नहीं कहते, हम ये बता रहे हैं
पैसे जमा करना को कंजर्वेशन नहीं कहते, ये एजुकेशन से संबंधित है टर्म, साइकोलॉजी के एजुकेशन से। चलिए समझते हैं। रिवर्सिबिलिटी तो समझ गए कि अब दरवाजा बंद करता है तो खोलने भी आता है, अगर 7 वर्ष या इससे ऊपर का हो तो वो दरवाजा खोलना जानता है। ट्रांजिटिविटी समझ रहे हैं, ए बराबर बी और बी बराबर सी हो तो ए भी सी के बराबर होगा, ये समझ अपने आप विकसित हो जाता है और दूसरों को बताने लगता है। यानी कहा जाए ट्रांजिटिविटी में कि यहाँ मैथमेटिक्स में वो मेंसुरेशन और ज्योमेट्री दोनों बना के समझने की कोशिश करने लगता है, यही ट्रांजिटिविटी का अर्थ, जिसमें वो अपने तर्क के रीजनिंग के बेस पे कोई नतीजा निकालने में सक्षम हो कि आकृति ऐसी बनी है तो क्या करेंगे, कुछ नए विचारों को उसमें डालते हैं, कोई नई आकृतियां निर्माण करते हैं, तो ट्रांजिटिविटी का विकास वहां से प्रारंभ हो जाती है। तीसरा है लॉजिकल थिंकिंग, अब वो अपने चिंतन को क्रम में प्रदर्शित करने में सक्षम होता है। क्रम में प्रदर्शित करने का मतलब कि सीक्वेंस से हर चीज बताता है कि पहले मैं ये करूंगा, उसके बाद दूसरा कोई काम करूंगा, फिर तीसरा स्टेप कैसे लूंगा, चौथा स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी को बताने लगता है। यानी उसमें चीजों को लॉजिकली प्रेजेंट करने की क्षमता हो जाती है। जैसे अगर मैं आपसे सवाल करूं कि नेट क्वालिफाई करने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजी है, तो आप पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसका एक क्रम, एक सिलसिला बनाएंगे, मुझे पहले क्या करना है, और तब आप एग्जाम देंगे और तब रिजल्ट का इंतजार करेंगे, तो एक क्रम और एक सीक्वेंस तैयार करेंगे। तो ये थिंकिंग आपकी लॉजिकल थिंकिंग से डेवलप होती है, और लॉजिकल थिंकिंग आएगी तो आप में धीरे धीरे बाकी गुणों का भी विकास होने लगेगा, आप डिडक्टिव थिंकिंग करने लगेगा। डिडक्टिव थिंकिंग का मतलब कि कुछ तथ्य आपके सामने मौजूद है, उसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना। जैसे ऐसे भी हो सकता है कि सभी व्यक्ति चोर होते हैं और रमेश एक व्यक्ति है, तो इससे क्या नतीजा निकलता है, रमेश भी चोर है। दो तरह के प्रीमाइसेस हमारे पास अगर सामने है कि सभी व्यक्ति चोर होते हैं और रमेश एक व्यक्ति है, इन दो तथ्यों से हम क्या नतीजा निकालेंगे कि रमेश भी चोर है। यानी कि हमने थिंकिंग के माध्यम से नतीजे को डिड्यूस किया, तो जब डिड्यूस कर लेंगे कोई ना कोई नतीजा तो वो थिंकिंग डिडक्टिव थिंकिंग कहलाती है। कोई ना कोई नतीजा निकल जाना चाहिए, जो गिवन स्टेटमेंट या फैक्ट्स हैं उसके आधार पर कोई नतीजा निकल जाए तो डिडक्टिव थिंकिंग कहते हैं। 11 साल की उम्र आते आते ऐसे कुछ तर्क बच्चों में विकसित होने लगता है। और फिर लिखे हैं कंजर्वेशन, यानी कि संरक्षण। कंजर्वेशन का क्या अर्थ हुआ, कंजर्वेशन का क्या अर्थ हुआ, संरक्षण यानी क्या, किसी भी चीज के मूल में कोई परिवर्तन न हो, यानी कि उसके फंडामेंटल या बेसिक्स में बिना कोई परिवर्तन हुए उसके रूप रेखा आकृति और रंग में परिवर्तन हो जाए तो वो संरक्षण कहलाता है। मूल में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जिस चीज का बना हो वो उसी चीज का रहे, उसकी आकृति भले बदल जाए। जैसे मोमबत्ती जलने के बाद जो नीचे पेंदी में बच जाती है उसको भी छू के देखिएगा क्या होता है, मोमबत्ती ही है वो भी, लेकिन जल के जो उसका आकार पहले ऐसा था अब चिपटा नीचे आके छोटा सा रह गया, बच गया। आकृति में परिवर्तन हो गया, आकार में परिवर्तन हो गया, रंग में परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन उसके मूल में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यही है कंजर्वेशन। ये समझ बच्चों में विकसित होने लगती है और विकसित होने की बात कही जाती है। दूसरा एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, मान लीजिए कि एक गिलास ये पानी भरा हुआ है ना, और इस पानी को दो अलग अलग प्रकार के बीकर में हम डालते हैं। दो अलग अलग बीकर देख रहे हैं, पानी एक ही गिलास है, इस एक गिलास के पानी को मैंने इसमें डाला तो इसमें पानी का स्तर हमको यहां तक दिखाई दिया, और इसी एक गिलास पानी को जब मैंने यहां डाला तो ये पेंदी तक ही आके यहां तक रह गया। अब मैंने इन दोनों बीकर को दिखाते हुए बच्चों से पूछा कि पानी किसमें ज्यादा है, तो बच्चों ने क्या जवाब दिया कि बीकर ए में पानी ज्यादा है। कारण क्योंकि वो उसके उभरे हुए मात्रा को देख रहे हैं, जबकि मैं यही बता रहा हूं कि एक गिलास पानी मैंने इसमें डाला माप के और इसी गिलास से एक गिलास पानी मैंने यहां डाला,
क्या मूल में कोई परिवर्तन है? किस चीज में परिवर्तन हुआ? रूपरेखा, आकृति, रंग, इन चीजों में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसके मूल में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब बच्चों को ये समझ संरक्षण की नहीं होती है तो वो क्या बोलते हैं कि पानी किसमें ज्यादा है, जबकि लॉजिक क्या कहता है कि पानी की मात्रा दोनों में समान है। लेकिन बच्चों को ये चीज मात्रा और आकार से समझ में आती है कि इसमें पानी ज्यादा है, इसमें कम है, और जब निकाल के गिलास में फिर मापते हैं तो दोनों में बराबर है। तो ये संरक्षण की समझ है, जो उसको रिलेट किया जाता है कि पानी की मात्रा यानी कि मूल समान है, लेकिन उसकी आकृतियों में परिवर्तन हो सकता है। आई बात समझ में? तो ये एक्टिविटी संरक्षण कहलाती है। और बच्चों में संरक्षण का विकास कब होगा? 7 से 11 वर्ष में वो ये समझने लगते हैं कि नहीं, मात्रा समान ही है, भले ऊपर और नीचे दिख रहे हो। छोटे बच्चों को जो 11 वर्ष से नीचे होते हैं, 11 वर्ष से कम होते हैं, तो कई बार होता है कि हम उसे 2 अलग अलग प्रकार के गिलास में सामान देते हैं, एक में भरा हुआ है, एक में ज्यादा कम दिखता है, तो कहते हैं उसका ज्यादा है, मुझे वही वाला चाहिए। 2 बच्चे हो घर में, झगड़ा करते हैं, मात्रा आपने दोनों को समान दिया, एक का साइज डिफरेंट होने की वजह से उसमें थोड़ा जूस या दूध वगैरह ऊंचा दिखाई दे रहा है, किसी में कम दिखाई दे रहा है, झगड़ा शुरू। कहते रहो कि दोनों में बराबर है, कोई सुनने जाएगा? किसी को मतलब नहीं है, वो तो कहेगा उसका भरा हुआ है। तो दोनों के लिए एक जैसी गिलास, एक जैसी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो पीने से पहले उसका जरूर देखता है उसका कितना है। यही एक कंजर्वेशन की समझ विकसित होना। संरक्षण समझ में आ जाएगा कि मूल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके रंग, रूप, आकृति, आकार में परिवर्तन संभव है। हमारा संविधान भी तो कहता है कि संविधान के मूल में छेड़छाड़ मत करो, बाकी संशोधन जहां जो करना है करो। जो मूल संविधान है, जिसमें पहले 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक ही बार आज तक मूल संविधान में परिवर्तन हुआ, वो भी उसकी उद्देशिका में। उद्देशिका समझ रहे हैं ना? इंट्रोडक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आज तक एक ही बार संशोधन हुआ, तब से ये रूल निकल गया कि आज के बाद उसके मूल पार्ट में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। अगर मूल पार्ट में संशोधन नहीं है तभी संरक्षित है। संरक्षण तभी है जब उसके मूल में कोई परिवर्तन न हो। नहीं तो अगर मूल में भी परिवर्तन कर देंगे तो समझिए एक नया संविधान हमने बना डाला, और जब नया बना डाला तो वो संरक्षित नहीं रही, बल्कि सब कुछ बदल दिया जाएगा। जब मूल में परिवर्तन, सरकार का कुछ नहीं होता इसमें, लोगों के होते हैं। सरकार का डायरेक्ट योगदान नहीं कर सकते कि संविधान बदलने में होता है। हमने और आपने मिलकर बदला है, क्योंकि हम ऐसे लोगों को चुन के भेजे हैं जो उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो ही तो बदल रहा है। एक सरकार, एक व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। हमने और आपने जिसको चुन के भेजा, हो सकता है हमारे पीठ में वही छुरा भोंक रहा हो, वही हमारे साथ गलत कर रहा हो। तो हमारे और अपने बीच में ही लोग सही नहीं है, तो हम दूसरे को क्यों दोष देने जाए? हमने जिसको चुन के अपने काम के लिए भेजा, वो कुछ और करने लगा। हिंदुस्तान में सबको पता है कि एमएलए की खरीद बिक्री होती है, रेट भी होता है 100 करोड़, 80 करोड़, 50 करोड़, 25 करोड़। किसी ने कुछ कर लिया, आपको पता है कि ये चीजें हो रही है और गलत है, क्या किया हमने? हम और आप कुछ नहीं कर सकते। यही सच्चाई है कि सिर्फ तमाशा देख सकते हैं, क्योंकि वोट देने के बाद हमारे पास कोई अधिकार नहीं बचता है। आपका काम बस इतना ही है कि आप वोट दे दीजिए और किसी को चुन लीजिए। नहीं भी चुनिएगा तो सर्वसम्मति से उसी का 100-200 आदमी मिलकर उसी को वोट कर दिया, वो जीत गए। ऐसा भी होता है, कोई वोट ना करे तो उसके अपने आदमी वोट कर दिए और पता चला 200 वोट था, उसी को मिला और वो जीत गया। तो ऐसे भी देखने को मिलता है। तो सच्चाई यही है कि मूल में परिवर्तन अब संभव है, कोई कुछ भी परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि हमारे बीच से और आपके बीच से जो व्यक्ति निकल के जा रहा है वो हमारा ही नहीं है, और हमारा नहीं है तो वो काम किसके लिए करेगा? दूसरों के लिए। अफसोस इसी बात का है कि जिसे अपना मान के भेजो वो चुनाव जीतते ही पराया हो जाता है, पहचान भी बंद हो जाती है, कौन है कौन नहीं क्या पता। तो बस यही है कि संरक्षण आवश्यक है, वो चाहे संविधान की हो, बच्चों की समझ की हो, इन सभी चीजों में संरक्षण की बात करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। चौथे स्टेज पर आ जाते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये होता है 11 से 15 वर्ष।
या 11 वर्ष से ऊपर। नहीं नहीं नहीं, दो तरह से लिखे जाते हैं, या तो 11 से 15 वर्ष या 11 से ऊपर। ऊपर मतलब जहां तक ये चला जाए, क्योंकि कैटेगरी 4 ही डिवाइड है, 5वां होता तब ना फिर से हम एक कैटेगरी देते। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 वर्ष लिखा जाता है, या 11 वर्ष से ऊपर भी लिख सकते हैं, दोनों ऑप्शन में से कोई हो सकता है। और 11 वर्ष से ऊपर हो गया या 15 वर्ष का हो गया तो किस अवस्था में पहुंच गया? किशोरावस्था में, एडोलेसेंट में वो पहुंच चुका है। 11-12 के बाद उसको एडोलेसेंट कहा जाता है पियाजे के अनुसार। इसमें बच्चों में जो चीजें विकसित होती है, जो मुख्य विशेषताएं हैं, वो ये है कि बच्चों में कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होने लगता है, संकल्पना निर्माण। दूसरा है हाइपोथेसिस फॉर्मेशन होने लगता है। तीसरा पॉइंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी आने लगती है बच्चों में। और हाँ, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होने लगती है। बच्चों में अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होने लगती है। इसके अलावा लिख सकते हैं कि बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। यानी नेतृत्व करने का गुण या क्षमता विकसित होने लगती है, लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी। और हीरो वर्शिप आ जाता है, हीरो वर्शिप, नायक पूजा, हीरो वर्शिप। हीरो वर्शिप समझ पा रहे हैं? नायक पूजा डेवलप होने लगती है, एग्जाम्पल से समझेंगे इनको। अट्रैक्शन टू अपोजिट सेक्स, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का अनुभव करता है इस उम्र में आते ही। हो गए? समझते हैं एक एक करके कि इन उद्देश्यों का क्या अर्थ होता है। कंसेप्ट फॉर्मेशन, यानी बच्चे संकल्पना निर्माण की बात करते हैं। संकल्पना किस चीज का भाई? संकल्पना का अर्थ या कंसेप्ट का अर्थ सामान्य भाषा में होता है आइडिया। जब हम कंसेप्ट का नाम लेते हैं तो कंसेप्ट को दूसरे साइनोनिम की तरह एक अन्य शब्द से समझ सकते हैं कि जब कंसेप्ट है मतलब आइडिया की बात करता है। कोई भी चीज हम पढ़ते या समझते हैं तो उसका कंसेप्ट ढूंढते हैं, कहां से आया, ये वर्ड कहां से डेवलप हुआ, इसका आइडिया पहली बार किसको आया। तो जब कोई पढ़ाई करते हैं तो उसके कंसेप्ट से जुड़ी बातें करते हैं ताकि हमारा ज्ञान उसके प्रति बिल्कुल सटीक और सही हो पाए। तो कहते हैं कंसेप्ट क्लियर हुआ या कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ। 9-10 क्लास में बच्चे जो पढ़ते हैं वो टीचर से एक शिकायत हर वक्त करते हैं, बातें समझ में नहीं आती, सर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। साइंस पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और इस तरह के सवाल बीच बीच में जरूर पूछते हैं, सर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। यहाँ कंसेप्ट का मतलब आइडिया ही नहीं लग पा रहा है कि आखिर जो आप बता रहे हैं उसका मेरे रियल लाइफ से या मेरी चीजों से क्या कनेक्शन है जिसके माध्यम से मैं समझ सकूं। बच्चों को 5वीं 6वीं 7वीं के बाद केमिस्ट्री के तत्वों को रटवाया जाने लगता है। सुनो, ये हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, रटो। लेकिन कौन तत्व क्या है उसका एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन उसे नहीं होता। हाइड्रोजन क्या है, कैसा है, नहीं पता। हीलियम क्या होता है, कैसा होता है, नहीं पता। उस गैस के बारे में ना कोई महसूस हुआ, ना उसका कोई गुण जानता है, ना उसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन सा गैस क्या कहलाएगा और उसमें क्या क्वालिटी होती है। लेकिन बच्चों को रटवाते हैं। उसी में कोई ऐसे चीज या तत्व होते हैं जैसे सोडियम।
अब बच्चों को सोडियम समझाना कि सोडियम होता कैसा है और सोडियम का क्या कर सकते हैं। तो सोडियम को कहा जाता है केरोसिन तेल में रखा जाता है या फिर किसी तरल पदार्थ में डुबा के रखा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही उसमें आग लग जाती है। सोडियम को ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आते ही हवा में ऐसे हाथ में रखिएगा आग लग जाएगी उसमें। सोडियम का ये गुण होता है। लोग इसी को बहुत पहले जमाने में, जिसको साइंस का थोड़ा बहुत ज्ञान था, वो इसे मुंह में रखते थे और किसी को जादू टोना दिखाने के लिए मुंह में से थूका, ऑक्सीजन के संपर्क में आया, जल गया, अरे इसके मुंह से आग निकलता है भाई। यहाँ थूक दिया जब यहाँ तक इतना छोटा छोटा होता है, आग लगा, बंद हो गया, खत्म। मुंह क्यों जलेगा? अंदर है तो, अंदर तो हमारा सलाइवा होता है जिसमें वो लिपटा रहेगा तो जलन नहीं होगा। जब आप थूकेंगे ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, आग लग गया। तो ये होता था, तो लोग उससे बेवकूफ भी बनाते थे, सुपरस्टिशन क्रिएट करते थे एक तरह का। अब हमें बच्चे को समझाना है कि सोडियम होता कैसे है। कंसेप्ट की मैं बात समझा रहा हूं। सोडियम होता कैसा है, तो हमने उसको एग्जांपल दिया कि तुम्हारे पास इरेजर है, इरेजर जिसको मिटाते हैं, रबर वगैरह। कहते हैं हाँ है, दिखाओ। दिखाने के बाद दिखाते हैं कि देखो ये दाब सकते हैं, इसको बीच से काट सकते हैं, मुलायम है देखने में, बिल्कुल ऐसा ही सोडियम होता है, रबर के जैसा। उसको काट सकते हैं, दबा सकते हैं, ये उसमें गुण पाया जाता है। अब बच्चे को आइडिया लग गया कि जब सोडियम की बात आएगी रबर याद रखना है। एक कंसेप्ट बन गया कि जब सोडियम आएगा तो रबर को ध्यान में रखना है। फिर एलिमेंट्स को कुछ पढ़ाते पढ़ाते अलग अलग चीजों का, जिसको हम रियल लाइफ से एग्जांपल दे सकते हैं, वो समझाते हैं। अब बच्चे को क्लोरीन या सल्फर वगैरह पढ़ा रहे हैं, तो सल्फर क्या होता है भाई? बच्चा सल्फर सल्फर समझ नहीं पा रहा है, सल्फर है क्या? तो पूछते हैं कि घर में किचन में कभी लहसुन देखे हो? हाँ देखे हैं। लहसुन को सूंघ के देखते हो कैसा महकता है? हाँ महकता है, पता है, वो सल्फर है। लहसुन में सल्फर पाया जाता है, उसी सल्फर की वजह से उसमें गंध होती है। अगर सल्फर की मात्रा लहसुन में नहीं होती तो वो गंध नहीं करता। अब वो सल्फर को रिलेट कर लिया लहसुन से, उसको याद रहेगी ना बातें, तो वो अपना आइडिया विकसित करता है कंसेप्ट की, किस चीज को, साइंस को या सोशल साइंस या किसी भी टॉपिक को हम कैसे समझें। वहीं से आइडिया का डेवलपमेंट शुरू होता है, और आइडिया डेवलप होगा तो बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, वो चीजों को, तथ्यों को समझ पाएगा। तो इसीलिए इस उम्र में जाके बच्चे कंसेप्ट की बातें करने लगते हैं कि ये आया कहां से, कहां से शुरू हुआ। 8, 9, 10 क्लास के बच्चों को आप पढ़ाइए मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व पढ़ाने जाएंगे, तो पूछता है कि चुंबकत्व ये वर्ड का कंसेप्ट कहां से है, क्यों किसी ने उसको चुंबक ही कहा, गधा घोड़ा क्यों नहीं कह दिया, चुंबक नाम क्यों पड़ा उसका। तो कंसेप्ट और कहानी शुरू होती है उसके इतिहास में जाकर कि इसका नाम चुंबक क्यों पड़ा, कहां पहली बार मिला था, तो पूरी कहानी सुनाते हैं और तब टॉपिक पर लाते हैं। तो अच्छा ये बात है, अब समझ में आया कि चुंबक को चुंबक क्यों कहा जाता है, क्योंकि यूनान के मैग्नेशिया नामक शहर से चुंबक की पहली बार खोज हुई। तो मैग्नेशिया में मैग्नेट वर्ड है, TIA होता है मैग्नेशिया, तो उसी मैग्नेशिया का मैग्नेट वर्ड ले लिया गया वहां से, और उस जो तत्व मिला काला सा जिसमें चीजों को आकर्षित करने की क्षमता थी, उसको मैग्नेट कहा गया। और हिंदी में हमने यहां रूपांतरित कर लिया चुंबक, जो चिपकता हो। तो अपने गुण के हिसाब से हमने हिंदी रूपांतरण कर लिया और अंग्रेजी नामकरण ऐसे पड़ा। तो बच्चों में क्या डेवलप हो रहा है इससे? तो हर चीजों के बारे में जब हम कंसेप्ट बनाते चलते हैं बच्चों के सोचने और समझने का, तो उनका आइडिया अपना डेवलप होता है, लर्निंग अपनी डेवलप होती है। अब कहेंगे जब देखो तब कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, मैग्नेट कह रहे हैं, मैग्नेट नाम होता है, समझ में नहीं आ रहा है, मतलब मैग्नेट नाम रट जाओ, कहने का यही अर्थ है। पूछो मत कि कहां से आया है, क्यों आया है, हम बता रहे हैं ना मैग्नेट होता है, रट जाओ। तो कहीं ना कहीं चीजें कंसेप्ट पर बेस्ड है। उस दिन आपको हाथी वाली कहानी सुनाई थी वजन की, वजन कैसे मापा। कहीं ना कहीं साइंस हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड है। शिक्षक कहीं ना कहीं पढ़ने में कोताही कर रहे हैं, जिस कारण बच्चों के लिए साइंस और मैथमेटिक्स टफ हो गया। तो उस टफनेस को कम करना है तो शिक्षकों में ये समझ विकसित करना होगा कि उसको प्रैक्टिकली कैसे पढ़ाए, बच्चों के जीवन से जोड़ के कैसे समझाए कि उसका कंसेप्ट बिल्डअप हो सके। कंसेप्ट समझ में आ गया। सेकेंड टर्म पे आते हैं, हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना निर्माण। अब आप सोच रहे होंगे परिकल्पना क्या है। जो लोग एमएड किए हैं उनको तो पता है हाइपोथेसिस नाम की कोई चीज होती है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है? अ टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम।
किसी भी समस्या का संभावित समाधान क्या कहलाता है? परिकल्पना कहलाता है। संभावित समाधान, इसमें संभावित वर्ड ये बताता है कि उस समस्या के हल होने और नहीं होने के चांसेस बराबर हैं। संभावना का मतलब क्या? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हाँ, संभावित है। जैसे मैं बादल देख के कहूं कि बारिश होने की संभावना है, बारिश हो भी सकती है और आई एम नॉट श्योर। इससे जाहिर है कि हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं अपने सर्कमस्टांसेस को देखकर, जो सही होने का भी चांस उतना ही है जितना उसके ना होने का चांस है। तो उसी को क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। ए टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का संभावित समाधान। जैसे आप ये संभावना बना रहे हैं कि नेट के पेपर्स पढ़ लेने के बाद मेरी ये संभावना है कि आप 40 से प्लस क्वेश्चन समझ के उत्तर कर पाएंगे, ये मेरा संभावना जताया जा रहा है, जो पूरी तरह सही भी हो सकता है और पूरी तरह नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जब पेपर हाथ में मिलेगा तो पता चलेगा कि क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन मेरी संभावना और मेरी दक्षता मुझे इस बात की पूर्व कल्पना करने में सक्षम बना रही है कि मेरे पढ़ाई के बावजूद ये चीजें आपको परेशान नहीं करेगी। 40 प्लस क्वेश्चन बनाने में आप पूरी तरह सक्षम होंगे, उसमें 35 से 40 के बीच आप प्रश्न बिल्कुल सही कर पाएंगे और आपको उसका लाभ मिलेगा। ये मेरी संभावना है, और संभावना पर्सन पे डिपेंड करता है कि आप यहां से कैसे सीख के गए हैं और अपने ज्ञान का कैसे वहां अनुप्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि मैं सबको बराबर तो नहीं कर सकता, सब अपनी रफ्तार से और अपनी एबिलिटी के अनुसार सीख रहे हैं, और सब अपने अपने हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। उसी में कुछ लोग पूरी तरह सही भी करेंगे, कुछ लोग गलत भी करके आएंगे, वही पढ़ाई हुई चीज है। इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो बराबर या समान होने की बातें नहीं कर सकते। तो यही है हाइपोथेसिस होना, कि किसी समस्या का संभावित समाधान खोज के रखना जिसके सही और गलत होने के चांसेस बराबर होते हैं। तो बच्चे हाइपोथेसिस इसमें बनाने लगते हैं। सुनो ना, देखते हैं कि ऐसा हो सकता है, मैं ट्राई करूंगा, हो भी गया और नहीं भी। हर चीज में इस उम्र में बच्चे 11 वर्ष से ऊपर परिकल्पना का निर्माण करने लगते हैं। हर बात में एक संभावित समाधान की बात करेंगे। कहां जा रहे हो, कब तक आओगे? देखते हैं 2, 3 या 4 दिन, एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इसका मतलब संभावना बता रहा है। मैथमेटिक्स पढ़ते और बनाते हैं तो हम भी संभावना ही लिखते हैं ना, उत्तर नहीं पता होता, कहते हैं माना ये x है और x जो आएगा वही हमारा उत्तर होगा। तो x, y, z मान के बनाना इस बात को बताता है कि वो मेरा हाइपोथेसिस है और उसके आधार पे हम वो बना सकते हैं। मैथमेटिक्स जिनको बनाने की आदत होती है तो सवाल देख के बता देते हैं, देखना इसका आंसर 30 के आसपास आना चाहिए, और 30 के आसपास आ रहा है मतलब इसकी संभावना सही थी। तो जो लोग मैथमेटिक्स में इतना ज्यादा दक्ष होते हैं पढ़ने पढ़ाने में, वो क्वेश्चन देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि इसका बनाने के बाद इतने के आसपास आंसर आएगा। होता है ना? तो वो क्या है? आपकी हाइपोथेसिस है। कई बार पूरी तरह सही भी होती है, कई बार गड़बड़ भी हो जाती है। ओ, ये तो हम देखे ही नहीं थे, 50 आएगा मेरे ख्याल से। हाँ, इधर का उधर गड़बड़ हुआ और हमारी हाइपोथेसिस रॉन्ग हो जाती है। आते हैं तीसरे टर्म की ओर, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, समस्या समाधान क्षमता। भाई किशोरावस्था में बच्चे हैं तो समस्या देंगे तो वो तो समाधान करने में सक्षम है। थोड़ा देर लगे, समय लग सकता है, व्यक्ति की ज्यादा जरूरत पड़ सकती है, लेकिन जो जिम्मेदारी लिया उसको करके ही दिखाता है। यानी बच्चों में जिम्मेदारी का विकास होता है और समस्या के समाधान करने की क्षमता का भी विकास इस उम्र में होने लगता है। किसी भी तरह की समस्या दीजिए, वो उसका कोई ना कोई हल ढूंढने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या? जो चीजें ठोस रूप से हमारे सामने मौजूद नहीं है उन तथ्यों पर बातें करना, जैसे प्रेम, सहानुभूति, ईर्ष्या, भावना, है ना, इश्क, मोहब्बत की बातें करना, ये सब अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आता है। चांद तारों में चेहरा नजर आना अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। वाकई ऐसा होता है? कभी दिखाई दिया? कभी नहीं दिखाई दिया ना। चांद में तो पेड़ नजर आते हैं, बहुत ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है जैसे चांद पर कोई पेड़ का शक्ल का कुछ इमेज बनता हुआ नजर आता है जब वो गोल होता है, या कभी कभी लगता है कि बीच से भाग कटा हुआ है, तो ये एहसास होता है। लेकिन जो हम अब्स्ट्रैक्ट बातें करते हैं, प्रेम, सहानुभूति, ईर्ष्या, ये समझने की उम्र और चीजें इस उम्र में आता है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है।
भूत प्रेत इन चीजों पर वो शोध कर सकता है या जांच करने पहुंच जाएगा वाकई है कि नहीं। सुपरस्टिशन वाली बातों को नहीं मानता। तो इससे जाहिर है कि बच्चों में अमूर्त चिंतन का विकास होने लगता है, जो मूर्त रूप से हमारे सामने मौजूद नहीं है उन तथ्यों उन बातों पर भी वो अपनी एक्टिविटी जाहिर करने लगता है और चिंतन जाहिर करता है। तो वैसी चिंतन को अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं, जो रियल चीजों से डिफरेंट हो। जो हमारे सामने मौजूद है सब कंक्रीट है, ये सब कंक्रीट चीजें हैं जो आप देख पा रहे हैं, जो नहीं देख पा रहे हैं वो सभी अब्स्ट्रैक्ट है। यानी कि कंप्यूटर का जो भाग दिख रहा है बाहर वो सब कंक्रीट होता है, लेकिन अंदर जो सॉफ्टवेयर है सब अब्स्ट्रैक्ट है। उसे ना आप छू सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं एग्जैक्टली कि सॉफ्टवेयर कैसा है, लेकिन वो काम कर रहा होता है अंदर ही अंदर। हमारे अंदर सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, शक्ल देख के पता चलता है क्या? मेरे अंदर मोरल डेवलपमेंट हो रहा है, शक्ल देख के पता चलता है नहीं ना, एक्टिविटी से पता चलता है। तो वही चीज है कि हमारे अंदर बहुत चीजों का विकास हो रहा होता है, वो सब अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। मेरे अंदर मोरालिटी आ रही है, सोशल डेवलपमेंट आ रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट आ रहा है, मेरे अंदर वैल्यूज का विकास हो रहा है, कल्चर सिविलाइजेशन मेरे अंदर ट्रांसमिट हो रहा है। ये सब दिखता नहीं है लेकिन हो रहा होता है अंदर ही अंदर। कई तरह के हार्मोन परिवर्तन होता है उम्र के साथ साथ। तो वो सब चीजें जो देख नहीं पाते फिर भी हमारे अंदर विकास हो रहा है या कार्य चल रहा है, सब बच्चों में अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को लेके आते हैं। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं हीरो वर्शिप, इसको नायक पूजा कहते हैं। इसका अर्थ यही है कि अगर कोई लड़का हो तो अपने पसंदीदा हीरो, कोई बॉडी बिल्डर या किसी क्रिकेट या मॉडल का फोटो लेकर अपने पर्स में या अपने रूम में लगा के रखता है कि ये चीज मुझे बहुत पसंद है। कई बार बॉडी बिल्डर, और लड़कियां क्या किसी मॉडल या हीरोइन का फोटो रखती हैं अपने पास, या कोई बहुत प्रतिष्ठित लेडी हो जिनके जैसा वो बनना चाहती हो, उसका रोल मॉडल मान के अपनी तस्वीरें अपने कमरे में लगाती है। मतलब वो क्या कर रही है? नायक पूजा। इसी उम्र में डेवलप होता है जब किसी के जैसा हम बनना चाहते हैं। पसंदीदा हीरो या हीरोइन इसी उम्र में आते हैं। थे कि नहीं थे? नहीं थे। पसंदीदा हीरो हीरोइन नहीं थे इस उम्र में, थे ना, जो काफी पसंद आते थे, जिनकी तस्वीरें रखा करते थे पर्स में या पैकेट वगैरह में रूम में लगा के। ये जाहिर करता है ये सब नहीं आया, समस्यात्मक है ये। हर व्यक्ति को होना चाहिए ऐसा। मेरे भी फेवरेट हुआ करते थे पहले, सबके होने चाहिए तभी तो नेचुरल है। कोई ना कोई चीज होगा, अपने परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, बाहरी ना हो तो ये हो सकता है, कोई जानने वाला हो सकता है, कोई गुरु हो सकते हैं जिनको रोल मॉडल मान ले, लेकिन कोई ना कोई जरूर होता है। और है तो नेचुरल सी बात है, नहीं है तो समस्यात्मक है। तो लड़के और लड़कियों में इस उम्र में हीरो वर्शिप पाई जाती है। और लास्ट में मैंने आपको लिखाया अट्रैक्शन टू अपोजिट सेक्स, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। यानी मेल हो तो फीमेल के प्रति आकर्षण होगा, और फीमेल हो तो उसका मेल के प्रति आकर्षण होना लाजमी है, अनिवार्य बात है। तो इस उम्र में ये सब चीजें होती है और यही इनकी विशेषताओं में मुख्य रूप से शामिल है, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो ये पियाजे के अनुसार ये सब स्टेजेस थे। आपको एग्जाम में कैसे पूछा है कि बच्चे किशोरावस्था में पियाजे के अनुसार किस स्टेज में होते हैं? किशोरावस्था यानी एडोलेसेंट में कहाँ आएंगे? 11 से 15। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, है ना? हाँ, अभी 2020 के क्वेश्चन में 19 वाले में भी है पियाजे का क्वेश्चन। तभी तो परेशानी की बात है, लोग सिलेबस देख के पढ़ते हैं, 10 क्वेश्चन से पीछे रह गए। 10 क्वेश्चन वहां समझ में नहीं आएगा, 10 की तैयारी नहीं हो पाई, गया 20 क्वेश्चन। पहले भी कॉग्निटिव नहीं था, 2016-17 का भी एग्जाम हम लोग दिए हैं, कॉग्निटिव नहीं था। 18 के बाद 19 और 20 से रेगुलर पहले 16-17 में क्वेश्चन नहीं देखा गया। पैटर्न में जो अचानक बदलाव किया वो 18, 19 और 20 के एग्जाम में बदलाव हुआ कि सिलेबस में जो चीजें दी हुई है उससे अलग हट के भी पूछी जा रही है। तो आप 50 क्वेश्चन की तैयारी कर जाएंगे और पैटर्न को देखे बिना तैयारी सिर्फ सिलेबस से करेंगे तो 10 क्वेश्चन नहीं किए, और 10 क्वेश्चन वहां नया आ गया, 20 क्वेश्चन गया, 20 क्वेश्चन में तुक्का मारे तो 2-4 सही हुआ,
तो कंफर्म करके आप 25 से 30 बना के आते हैं। आप तक आपका पहले का रिकॉर्ड ऐसा ही रहा होगा कि 25-30 क्वेश्चन बना लेते हैं। 30 से 40 जाने में 6-6 महीने लगते हैं तैयारी में, कि 30 से 40 क्वेश्चन कैसे पहुंचे, इसके लिए एक अच्छी तैयारी चाहिए। 30 नंबर तक लाना आपके पूर्व ज्ञान पर आधारित आपको बेहतर बनाने में मदद करता है। 25 से 30 प्रश्न आप नहीं भी बहुत ज्यादा तैयारी कीजिएगा तब भी 25 बना सकते हैं। 23, 24, 25 बना लेंगे। थोड़ी सी तैयारी करके जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो 30, 32 पहुंच पाएंगे, 35। लेकिन अगर आप पैटर्न और सिलेबस दोनों को कवर करके जाइएगा तो 40+ क्वेश्चन कवर कर पाइएगा। कवर करने का मतलब तुक्का मार के नहीं, समझ के बना के आएंगे, जिसमें 40 तक क्वेश्चन सही होने की संभावना होगी। तुक्के पे डिपेंड नहीं होना चाहिए कि तुक्का लगा के आए तो 2-4 सही होगा। किसी का एक भी तुक्का सही नहीं होता, ऐसे भी लोग हैं 20-20 तुक्का लगा के आते हैं और एक भी सही नहीं होता। नहीं, तुक्का भी उसी का सही होता है जिसके पास ज्ञान होता है। सबका तुक्का काम नहीं आता। तुक्का का मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन 60% तक बात समझ में आ रही है कि ये आंसर होना चाहिए, तब लगा के आए तो उसमें संभावना होती है। अब क्या टाइम नहीं है, बी लगा दिए, सी लगा दिए, डी लगा दिए और भाग निकले, तो वो भी एक तुक्का है। तो एक समझ के तुक्का करना और एक नासमझी में ABCD करके चले आना नुकसान करता है। तो जब भी टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए और चीजों को सेट करके बनाइए। चलिए, पियाजे और उसके स्टेजेस क्लियर हो गए। उम्र के अनुसार जो चीजें भी पूछी जाएंगी उसका पूरा ध्यान आप लोग रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग वाइगोट्स्की के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे।